वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और लास्ट में हमने बात की थी कि सभा और समिति। देखिए किस प्रकार ऋग्वेद में समिति का हमें 9 बार उल्लेख मिलता है, सभा का 8 बार और विदत का 122 बार उल्लेख हमें मिलता है। वीडियो नंबर 5 में कुछ बातें जानी थी, आप जो है आई बटन पर लिंक है उसको चेकआउट कर सकते हैं। कुछ और बातें आगे देख लेते हैं। देखिए सभा और जो समिति होती थी ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल में, ये जो सभा और समिति थी ये राजा को सलाह देने के लिए बनाई गई संस्थाएं होती थी। सामान्य जनता का जो प्रतिनिधित्व होता था वो समिति में होता था। समिति का अध्यक्ष जो कहलाता था वो ईशान कहलाता था, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि स्त्रियों को जो है सभा और समितियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, यानी कि वो जो है सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे जो है उस वीडियो में रह गए थे तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कि ऋग्वैदिक कालीन जो शासन और प्रशासन था वो किस प्रकार से था। देखिए आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई होती थी वो इस प्रकार से होती थी, लाइक कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र या फिर गण इसको बोला गया है। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस है, सबसे छोटी इकाई कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। अच्छा, जो रत्नी होते थे ये कुछ अधिकारी हैं। देखिए सूत और रथकार नामक जो अधिकारी होता था उसे रत्नी बोला जाएगा। पूरब जो है दुर्गपति को बोलते थे। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि पूर्व वैदिक काल में पूरब किसको कहा जाता था, तो दुर्गपति को कहा जाता था। इसी प्रकार से जो स्पष्ट होता था वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर हुआ करते थे। वाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर यानी कि जहाँ पे जो है जो पशु होते हैं वो चरने के लिए जाते हैं, तो इस प्रकार की भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था। जो उग्र होता था वो अपराधियों को पकड़ने वाला, ऋग्वैदिक काल में उसको उग्र बोला गया है। अच्छा, एक और पॉइंट है वो ये कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी के होने की जानकारी हमें वहाँ पे नहीं मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, और उत्तर वैदिक काल में हम सामाजिक और आर्थिक जीवन को यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल में हमने सामाजिक आर्थिक जीवन पढ़ लिया है, राजनीतिक जीवन कवर कर लिया है। अच्छा, ये जो धार्मिक है और जो साहित्य और धर्म है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर जो है हमारा आज का वीडियो होने वाला है। चलिए चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वेद जो है 4 हैं, वेदांग हमारे पास 6 हैं, महापुराण हमारे पास 18 हैं, उपनिषद इसी प्रकार 108 हैं और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 13 हैं। तो हमें पता है कि वेद जो है 4 हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये इतने 4 हैं, 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद हो गया और अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद हो गया। देखिए जो ऋग्वेद था वो अपने आप में उसका एक अलग काल चला जिसको हमने ऋग्वैदिक काल बोल दिया है, यानी कि पूर्व वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हमारे पास जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये तीनों जो वेदों का कालक्रम है ये हमारा उत्तर वैदिक काल में आ जाता है। कुछ और बातें देख लेते हैं। देखिए गद्य एवं पद्य में आपको मिलेगा यजुर्वेद, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है पद्य में जो आपको मिलेगा वो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मिलेगा। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी है पद्य में भी है, तो यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उत्तर वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन था वहाँ किस प्रकार से था उसको एक बार देख लेते हैं। तो वहाँ जो समाज विभाजित था वो 4 वर्णों में विभाजित था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑल गुड। अब जो वर्ण व्यवस्था का आधार था ना वो कर्म से बदलकर जन्म हो गया था। कहने का तात्पर्य ये कि ऋग्वैदिक काल में जो है कर्म के आधार पर जो है हम किसी को ब्राह्मण कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे, लेकिन अब वो जो है सिस्टम चेंज हो गया। यहाँ पे अब जो है जन्म से ही हम जो है किसी को ब्राह्मण कह देते थे, क्षत्रिय कह देते थे, इस प्रकार से। तो उत्तर वैदिक काल में जो है आश्रम व्यवस्था भी मौजूद थी और 4 आश्रमों का जो सबसे पहले उल्लेख आपको मिलता है वो है जावलोपनिषद में हमें इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए संयुक्त परिवार की जो प्रथा प्रचलित थी वो कि पूर्व वैदिक काल में हमने जाना कि स्त्रियों का बहुत मान सम्मान था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उत्तर वैदिक काल में आते आते ये चीज़ें जो है इन चीज़ों में कमी आई है। और वो किस प्रकार से, देखिए स्त्रियों का सभा एवं समितियों में जो है भाग लेना बंद कर दिया गया था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होना भी बंद हो गया था जो कि पहले होता था ऋग्वैदिक काल में। अथर्ववेद में देखिए कन्या के जन्म की निंदा की गई है। साथ ही साथ जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। अभी जो ब्राह्मण है ये क्या चीज़ होती है, देखिए मैंने यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देख सकते हैं ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय
कौशितकी, इसी प्रकार यजुर्वेद का कौन कौन सा है, शतपथ, तैत्तिरीय है, अथर्ववेद का गोपथ एकमात्र, और सामवेद के इस प्रकार से ये कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब जो वेद थे वो मूल मंत्र होते थे, वेद में जो है मूल मंत्र थे। जब ये ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी तो वेदों में जो मंत्र थे उनकी व्याख्या की गई, तो इस प्रकार जो है ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, हर एक वेद के अलग अलग। नेक्स्ट देखिए, इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। और बात करें तो गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। प्रथम बार पक्की ईंटों का जो हमें प्रयोग मिलता है वो कौशाम्बी नगर में मिलता है। अच्छा, आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही था। कुछ फसलें उत्पादित हैं जिनका नाम देखिए वेदों में किस प्रकार से लिखा गया है। गेहूं को गोधूम बोला गया है, वहाँ चावल को ब्रीही बोला गया है, जौ को यव बोला गया है, उड़द को घास बोला गया है। तो इस प्रकार यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, हल संबंधी विधान का वर्णन हमें जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जैसे कि मैंने बताया था, शतपथ आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। मुद्रा की इकाइयाँ निष्क और शतमान जैसी प्रचलित थी और सिक्कों के जो चलन के प्रमाण हमें वहाँ पे नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में अयस के दो रूप हुआ करते थे, एक श्यामा कृष्ण अयस जिसे लोहा बोला गया है, और लौह अयस जिसको तांबा बोला गया है। तो लोहा और तांबा इस प्रकार से दो रूप यहाँ पर अयस के थे, श्यामा कृष्ण अयस और लौह अयस। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उत्तर वैदिक काल की। नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।